Hello students, today we will discuss on chapter 14 of your class 10 mathematics and your chapter is statistics. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे तीन टॉपिक पे, मीन, मीडियन एंड मोड पे। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड पे। ठीक है, तो हम थोड़ा कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं कि क्लास 9 में आपने इस चैप्टर के अंतर्गत किन चीज़ों को पढ़ा। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम देखते हैं कि मेनली हम डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? डाटा मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द डाटा मैनेजमेंट। अब डाटा मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं? जो कुछ हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे में लिखते हैं ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो जानकारियों का संग्रह है इज नोन एज डाटा, इज नोन एज डाटा। ठीक है, जो जानकारियों का संग्रह है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसे हम कहते हैं डाटा। ठीक है, मान लो कि मैंने क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, 10 नंबर का, और उसमें से कोई बच्चा 5 मार्क्स पाता है, कोई 6 मार्क्स पाता है, कोई 4 मार्क्स पाता है, कोई 3 मार्क्स पा रहा है, कोई 2 मार्क्स पा रहा है, कोई 7 मार्क्स पा रहा है, कोई 10 मार्क्स पा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये जो डाटा को रिकॉर्ड किया, मैंने ये जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ये इंफॉर्मेशन ही आपका क्या कहलाता है? ये इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है ये कहलाता है डाटा। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा मैनेजमेंट है वो ये है कि आप डाटा को एक सही क्रम में, एक सीक्वेंस में लिख दो, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। तो पहला स्टेप ऑफ डाटा मैनेजमेंट आपका क्या है कि हम डाटा को दो फॉर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, एक है आपका रॉ डाटा, एक है आपका रॉ डाटा, और एक है आपका एरे डाटा। ठीक है, एरे डाटा। तो रॉ डाटा में क्या होता है? अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ, अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है? अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जानकारियों का संग्रह होता है ना, वो बस ऐसे ही रेंडमली कलेक्ट कर लिया जाता है, उसमें कोई आपको ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। पर ये क्या होगा, जो आपका एरे डाटा है ये आपका अरेंज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? अरेंज्ड फॉर्म ऑफ, है ना, अरेंज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने क्या किया, एक सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपका ये हो जाता कि आपने 5 को लिखा, फिर ऐसे रेंडमली 6 ले लिया, फिर रेंडमली 4 ले लिया, फिर आपने रेंडमली 3 ले लिया, फिर आपने रेंडमली 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, है ना, फिर आपका 10 हो गया। पर जब आप एरे फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या करोगे, यही जो आपका गिवन इंफॉर्मेशन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन को आप छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। पर बेटर क्या है? बेटर यही है कि आप डाटा को छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा डाटा आपका क्या है? 2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर आपका 7 है, एंड एट लास्ट आपका कितना है? 10 है। तो ये देखो, डाटा मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि डाटा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो कि कोई भी इस आपके गिवन डाटा को देख के आराम से, बहुत ही आसानी से इसे समझ सके। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। फिर हमने क्या किया, ये जो आपका डाटा है इसका हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया। क्या किया हमने? जो डाटा था, अगला जो दूसरा स्टेप था उसमें हमने डाटा का क्या किया,
टेबुलर रिप्रेजेंट, है ना, डाटा का कैसा रिप्रेजेंटेशन किया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया। तो अगर हम जब डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके के आपके टेबल बनते हैं। एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और सेकंड है आपका अनग्रुप्ड है ना, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 9 14.1 एक्सरसाइज में बनाना सीखा था कि कब हम इस टेबल को बनाते हैं, कब ग्रुप्ड बनाते हैं, कब अनग्रुप्ड बनाते हैं। अगर कम डाटा होता है, लाइक कम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कुछ ही डाटा है, अगर आपको उनको रिप्रेजेंट करना है तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम कौन सा ग्राफ प्रेफर करते हैं, बार ग्राफ प्रेफर करते हैं। देखो जो डाटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सेकेंड स्टेप है डाटा मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, जब हम डाटा को एक बार टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब जाके हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके ग्राफ्स होंगे वो काफी एक दूसरे से ऐसे सटे सटे होंगे। ठीक है, ऐसे एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे। और बार ग्राफ्स में क्या होंगे कि आप देखोगे कि ग्राफ्स के बीच में आपको एक तरीके से लाइनिंग जैसा कुछ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको, सॉरी, आपको बार ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस होगा, आप रेक्टेंगुलर बार्स का इस्तेमाल करोगे और इनके बीच में एक कांस्टेंट गैप होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। और ये इनका मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने क्या किया, जो आपका क्या कहते हैं, आपने सबसे पहले डाटा समझा कि डाटा क्या होता है, फिर डाटा को हम ग्रुप्ड दो फॉर्म्स में लिखते हैं, रॉ फॉर्म या फिर एरे फॉर्म। रॉ फॉर्म में जो डाटा होता है वो अनअरेंज्ड ऑर्डर में होता है, पर एरे फॉर्म में जो डाटा होता है वो अरेंज ऑर्डर में होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डाटा का जो और अच्छे से उसका जो बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने डाटा को टेबल में लिखा। और दो तरीके के आपके टेबल होते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, दूसरा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और टेबल के बाद और एडवांस आपका जो डाटा मैनेजमेंट का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और एक मैथमेटिशियन ने कहा है कि जो आपका ग्राफ है, जो कोई एक पिक्चर होता है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। मतलब जो चीज आप लिख के समझा रहे हो अगर उसको आप उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करो तो पिक्चर के माध्यम से हम उसको बहुत आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम एक और टर्म पे बात करने वाले हैं कि जब हमें कोई डाटा गिवन होता है ना, लाइक एक बार मैं आपको समझा दूं कि बार ग्राफ कैसा दिखने में लग, वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने में कैसा लगता है, एक बार हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना रहा हूँ पहले तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये CI होता है। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। CI का मतलब क्या है बच्चों, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। और फिर यहाँ पे होगा आपका FI का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुपिंग होती है, एक रेंज होता है, और उस रेंज के बीच का जो कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसे हम लिख देते हैं, लाइक 0 से 5, 5 से आपका 10, फिर हो गया आपका 10 से 15, 15 से फिर हो जाएगा आपका 15 टू 20, है ना, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये क्या है, आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या आपको पता है, कोई डाटा कितनी बार रिपीट करता है या कोई डाटा कितनी बार अकर करता है वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ टाइम, द द नंबर ऑफ टाइम एनी डाटा
है ना, द नंबर ऑफ टाइम एनी डाटा रिपीट रिपीट itself is known as its frequency कोई डाटा कितनी बार रिपीट करता वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है, 10 की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है। ठीक है, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप देखोगे कि एक कॉलम होगा एक्सआई का, एक कॉलम किसका होगा, एक्सआई का, एक कॉलम होगा आपका किसका, एफआई का। जैसे मैंने लिखा 5, जैसे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक क्लास में टेस्ट लिया 10 नंबर का, जिसमें से एक बच्चा 5 पा रहा है, ठीक है, एक बच्चा 3 पाया, एक बच्चा 3 पाया, एक बच्चा 7 पाया, एक बच्चा 10 पाया, फिर 10 पाया, फिर 10 पाया, फिर 8 पा रहा कोई, फिर 3 कोई पा रहा है, फिर कोई 7 पा रहा है, फिर कोई 6 पा रहा है। ठीक है, तो ये अभी देखो अनअरेंज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर इसी डाटा को मैं छोटे से बड़े क्रम में लिख दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये एरे फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए 3 है, फिर 3 है, कितनी बार है 3, आप देख पा रहे होंगे कि 3 आपका 3 टाइम है, कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम। 3 के बाद फिर क्या है, 5 है, 5 कितनी बार है, एक बार है। फिर 6 कितनी बार है, एक बार है। फिर 7 कितनी बार है, एक बार है, नहीं 7 दो बार है आपका। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर 8 कितनी बार है, एक बार है। 10 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हो कि 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 कोई एक डाटा है, ठीक है, इसको हम एक्सआई कहेंगे। ठीक है, 3 कोई डाटा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। फिर अगला डाटा आपका क्या है, 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर कोई डाटा आपका कितना है, 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 1। फिर कोई डाटा आपका कितना है, 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। फिर कोई डाटा आपका क्या है, 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। फिर कोई डाटा आपका कितना है, 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ये हो गया आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, हम ये समझेंगे कि एक्सआई को क्या कहते हैं। ठीक है, एक्सआई को कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं, एक्सआई को कहते हैं क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, फिर जब हमें कोई डाटा गिवन होता है ना, जैसे मान लो ये आपको कोई एक सीरीज ऑफ डाटा गिवन है, तो इसके हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके हम 3 बिहेवियर्स को इनमें हम 3 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। एक है आपका मीन, एक है आपका मीडियन और एक है आपका मोड। ठीक है, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। और इसे ही हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल, है ना, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हम किसी गिवन डाटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डाटा। क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डाटा। जो कोई गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस गिवन इंफॉर्मेशन का जो एवरेज होता है, उस एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन। ठीक है, थोड़ा इसको हम और गहराई से समझते हैं कि जैसे मैं कह दूं कि एक क्लास 10 है आपका ना, तो क्लास 10 में मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स है, एक का वेट 40 है, ठीक है, एक बच्चे का वेट 35 है, एक बच्चे का वेट 50 है, एक बच्चे का वेट वापस से 35 है। तो मैं आपसे कहूं कि लगभग हर बच्चे का वेट कितना होगा, क्या हर बच्चे का वेट 50 हो सकता है, नहीं। क्या हर बच्चे का वेट 45 हो सकता है, नहीं। मतलब तो आपको एक एवरेज वेट बताना है। एवरेज का मतलब हो गया लमसम, मीन का मतलब ही क्या होता है, मीन का मतलब होता है लमसम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स का वेट पता है हमें, उन सभी स्टूडेंट्स के वेट को हम जोड़ लेंगे और जितने भी बच्चे थे उतने से हम क्या कर देंगे, 4 लोग थे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि 35 70 और 70 50 120 और ये हो जाएगा आपका 160। ठीक है, और 160 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 40। इसका मतलब है कि लगभग हर बच्चे का जो वेट है वो कितना है, इसका मतलब ये है कि लगभग हर बच्चे का जो वेट है वो 40 kg है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे का वेट 35 है या 50 है, पर ये जो आपका एवरेज वेट निकल के आया, आप कहोगे लमसम लमसम जो आपकी क्लास 10 में बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका वेट क्या होगा, 40 होगा, 40 kg होगा। ठीक है, और आप एक चीज याद रखना कि मीन
मीडियन और मोड, इनका कभी भी कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका और आपको समझा देता हूँ कि मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए, बी और सी। ये किसी शॉप पे जाते हैं, तो ए जो है वो 20 रुपी ले जाता है, बी जो है वो 10 रुपी ले जाता है ना। और जो सी है ये भी कितना ले जाते हैं, ये मान लो 15 ले जाता है। और ये लोग स्वीट खाना चाह रहे हैं, तीनों क्या खाना चाह रहे हैं, स्वीट कोई खाना चाह रहे हैं, और हर एक स्वीट का दाम कितना है, 15 रुपए है। तो 3 स्टूडेंट के लिए जो स्वीट है वो कितने का पड़ेगा, 3 स्टूडेंट के लिए जो स्वीट है वो 45 रुपी का पड़ेगा। तो देखो, ये जो बच्चों के पास पैसे हैं ये तो कम ज्यादा है ना। तो अगर आप ये सोचो कि तो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको तो ज्यादा स्वीट मिल जाना चाहिए एक हिसाब से देखा जाए तो। बट जब शॉपकीपर से मान लो ये तीनों फ्रेंड है तो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खाएंगे। तो जो शॉपकीपर होगा ऐसा तो नहीं है कि जो 20 देगा उसको एक से थोड़ा ज्यादा स्वीट दे देगा, और जो 10 और 15 देंगे उनको एक स्वीट में से काट के छोटा करके देगा। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों एक साथ मिल के क्या करते हैं, ये तीनों एक साथ मिल के एक, है ना, तीनों लोग एक साथ पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। पैसे कलेक्ट करने के बाद जब शॉपकीपर को देते हैं तो शॉपकीपर को ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने मुझे कितना दिया है। शॉपकीपर के दिमाग में एक एवरेज क्रिएट होता है कि मुझे हर बच्चे ने कितना रुपया दिया है, 15। तो वो फिर क्या करता है, तीनों स्टूडेंट ए बी सी को एक एक स्वीट लाके दे देता है। तो आई होप कि आपको मीन का मतलब समझ में आ गया होगा। मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डाटा। क्या होता है, एवरेज ऑफ द डाटा। और मीन निकालने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। जो ये हम अभी आपको बता रहे हैं ये क्या है, ये आपका अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो अनग्रुप्ड डाटा में मीन निकालने के लिए क्या टेक्निक है, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, ये होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई मीन पे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट, है ना। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट। मीडियन होता है आपका क्या, मिडिल मोस्ट, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा, ठीक है। जो मीडियन होता है ये किसी डाटा में जो आपको एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उस सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन के एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने कुछ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख रखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख रखा था, ये आपका क्या है, हम एक बार नोट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको मीडियन निकाल के दिखाता हूँ। मीडियन का मतलब है कि एकदम बीचों बीच में होगा, 3 3 3 5 6 7 7, ठीक है, 8 10 10 10, ठीक है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि जो मीडियन होता है, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का फॉर्मूला, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर n ऑब्जर्वेशन आपका इवन हो तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए जो मीडियन होता है वो क्या होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं, वो होता है n/2th टर्म, है ना, प्लस ऑफ n/2, है ना, प्लस ऑफ, है ना, n/2 प्लस ऑफ 1th टर्म, ठीक है। n/2th टर्म और n/2 मतलब जैसे अगर मान लो आपको दे दूं मैं 5 6 6 7 10 11 13, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसा है देखो, 3 3 6 1 7, और मान लो एक टर्म और लिख देता हूँ 15। तो अभी कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n कैसा आ गया, यहाँ पे n इवन आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ गए। तो यहाँ पे मीडियन पता है क्या होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसका आधा कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, 8 का आधा कर दोगे तो आ गया 4। तो आपका चौथा टर्म और चौथे के बाद जो उसके अगला वाला टर्म है, ठीक है, तो आप कहोगे n/2th टर्म, कौन सा टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस ऑफ 1th टर्म अपॉन 2, अपॉन 2। तो n/2th टर्म मतलब क्या, 8 8/2th टर्म प्लस ऑफ 8/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2 करोगे।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखोगे, ये क्या रिजल्ट देगा, ये आ जाएगा फोर्थ टर्म, ये आ जाएगा आपका फोर्थ टर्म, और ये आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म, और अपॉन क्या होगा 2। ठीक है, तो हम देखते हैं फोर्थ टर्म हमारा कितना है 7 है, और फिफ्थ टर्म कितना है 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना 17/2, कितना आ जाएगा 17/2, और हम जानते हैं 8 2 16 होता है, तो ये हो जाएगा 8.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीडियन क्या मिल गया 8.5। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जर्वेशन कैसा हो, अगर ऑब्जर्वेशन हमारा इवन हो, है ना, अगर ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा हो इवन हो, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म हो, तो उसके लिए मीडियन क्या होता है, वहां पे मीडियन का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, दैट इज योर n/2th टर्म प्लस ऑफ n/2 प्लस ऑफ 1th टर्म अपॉन 2, अपॉन क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो ऑड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके डाटा में होंगे अगर वो ऑड हो, मतलब वहां पे ऑड ऑब्जर्वेशन है, लाइक मान लो 5 8 9 9, है ना, 10, तो यहाँ पे 2 2 4 1 5, मान लो 15 15 और 16 आ गया, तो अभी कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, और मान लो एक बार ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है। इसका मतलब कैसा ऑब्जर्वेशन है, ऑड ऑब्जर्वेशन है। कैसा ऑब्जर्वेशन है, ऑड है। तो ऐसे केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा आपका, है ना, n+1/2th टर्म, है ना, n+1/2th टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म है आपके 9, 9+1/2th टर्म, है ना, 2th टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब है, इसका मतलब है आपका कि फिफ्थ टर्म, इसका मतलब क्या है फिफ्थ टर्म। तो आपका फिफ्थ टर्म यहाँ पे कौन है, 1 2 3 4 5 10 है। तो 10 क्या होगा, 10 इज द मीडियन ऑफ द डाटा, 10 क्या होगा, मीडियन ऑफ द डाटा होगा, 10 आपका क्या होगा, मीडियन ऑफ द डाटा होगा। नहीं तो आप बहुत सिंपली समझ सकते हो, मीडियन कोई बहुत टफ चीज नहीं है। आपको कोई गिवन इन ऑब्जर्वेशन दिया हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो उस गिवन ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे कि जो कोई भी आपको गिवन ऑब्जर्वेशन होगा, उस गिवन ऑब्जर्वेशन का जो भी, लाइक देखो यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है, लाइक देखो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ n कैसा है, यहाँ n देखो ऑड है, कैसा है ऑड है, तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा। तो सीधी बात है कि ऑड है तो उसमें एक जोड़ दो, 11 में एक जोड़ोगे 12, और 12 को फिर 12 को 2 से भाग करोगे तो 6। अब देख लो पहले पर इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि डाटा किस ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आपको आंसर सही मिलेगा, नहीं तो गलत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे छठवां टर्म कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ही आपका क्या बन जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग समझ गए होंगे कि आपका, है ना, आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि मीडियन क्या है। ठीक है, एक मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझा देता हूँ। मान लो 2 3 3 5 7 4 6 8, है ना, ये मैं कोई डाटा दे देता हूँ। तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना होगा। तो ये होगा 2 3 3 4 5 6 7 8। तो एक बार जब आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो तो आप ये चेक करो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर आप देखो तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, मतलब इवन ऑब्जर्वेशन है। कैसा है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन आपका इवन है। तो इवन ऑब्जर्वेशन के लिए पता है क्या फॉर्मूला है, n/2th टर्म, n/2th टर्म और n/2 प्लस ऑफ 1th टर्म, इनका क्या कर दो, अरिथमेटिक मीन निकाल दो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n क्या है, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 टर्म है। तो 8 का आधा करोगे, यहाँ 8 का आधा कर दो। अगर आप 8 का आधा कर दो और फिर, है ना, 8/2th टर्म एक ये होगा, प्लस ऑफ ये होगा 8/2 प्लस ऑफ 1th टर्म, और फिर क्या होगा बच्चों, अपॉन 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा फोर्थ टर्म, ये आ गया फोर्थ टर्म। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म,
है ना, फिफ्थ टर्म अपॉन क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा अपॉन, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग में तो उसको आप लोग केयर करिएगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा फोर्थ टर्म, ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4, ठीक है। और फिफ्थ टर्म कितना है 5 है, अपॉन 2, तो 4 5 9, 9/2 करेंगे तो आएगा कितना, 9/2 करेंगे तो आएगा आपका 4.5, तो 4.5 क्या है आपका मीडियन है। फिर इसी में हम क्या देख लेते हैं, मान लो कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो जाए, लाइक 1 3 3, है ना, 7 11, तो ये 3 2 5 हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो जाए, तो यहाँ पे n कैसा है ऑड है, और n की वैल्यू कितनी 5, तो आपका मीडियन क्या होगा, सिंपली जो आपका मीडियन है वो n/2, है ना, n+1/2th टर्म होगा, तो n कितना है आपका 5 है, 5+1/2th टर्म, तो ये हो गया 6/2th टर्म, है ना, 6/2th टर्म, तो ये आ गया आपका थर्ड टर्म, मीडियन कौन होगा आपका थर्ड टर्म, और यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है 3 है, क्या है 3 है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, आज हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स, समझ रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखेंगे कि डाटा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और मेनली यहाँ पे आप क्लास 10 में मीन मीडियन और मोड निकालना फाइंड करोगे फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो हमने सबसे पहले देखा कि डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द डाटा मैनेजमेंट, और डाटा मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा को सुव्यवस्थित ढंग से सही ढंग से लिखते हैं। तो इसका पहला स्टेप है कि डाटा को एरे फॉर्म में लिखो, दूसरा स्टेप है कि डाटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करो, तीसरा स्टेप है कि डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, और फिर हम जो कोई गिवन डाटा होता है उसका हम 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एक होता है मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ द डाटा। फिर मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम मिडिल मोस्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है। और ठीक है, मीडियन में हम क्या निकालते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मोड पे, जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है किसी डाटा की उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। मोड का मतलब होता है डाटा विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डाटा विच हैव which have maximum frequency, है ना, डाटा which have maximum frequency is known as mode of the data, is known as mode of the data, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ और उसमें मैं आपको तीनों बातों को समझाऊंगा कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो एक डाटा है 5 है, 7 है, 3 है, 6 है, 8 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो ये एरे फॉर्म में है। पहला स्टेप होगा कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखें, तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, फिर 5, फिर 6, है ना। 5 कितनी बार है बच्चों, 5 आपका 2 बार है ना। 5 आपका कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 एक बार फिर से लिख लेंगे। फिर होगा 6, फिर होगा आपका 7, और फिर होगा 8, 7 फिर होगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन के लिए हमें क्या करना होगा, हम कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5, है ना, 6 7 8। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 9 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 6 10 20 26 26 30 33, और ये हो जाएगा 33 और 8, ये हो जाएगा आपका 41/9। और 41 को आप अगर 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और आपको मिलेगा कितना 5, और फिर डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, तो 9 5 जा 45, ठीक है। और फिर आ गया 5, तो 4.55, आपको जो मीन मिलेगा यहाँ पे ये होगा 4.55। और हमने जैसा कि आपको बताया कि मीन में कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीडियन, ठीक है, कि मीडियन आप कैसे निकालोगे, है ना।
मीडियन कैसे निकालोगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ऑब्जर्वेशन है आपका ऑड, ऑड का मतलब 9 टर्म्स हैं, तो भाई मीडियन सीधे हो जाएगा क्या, n+1 अपॉन 2th टर्म, क्या हो जाएगा n+1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो n कितना है 9, तो 9+1 अपॉन 2th टर्म करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 5th टर्म, आपका मीडियन क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। देखो फिफ्थ टर्म कितना 1 2 3 4 5, इत्तेफाक से फिफ्थ टर्म भी क्या है आपका 5 है। अब मोड का मतलब क्या होता है, वो डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला डाटा कौन है, आपका 5 है, तो 5 इज द मोड ऑफ द डाटा, मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जो हमने कहाँ पे सीखी थी, जो हमने क्लास 9 में सीखी थी, और ये इंट्रोडक्शन आपका जानना बहुत ही आवश्यक था। अगर आप ये इंट्रो नहीं जानते तो शायद इस चैप्टर को उतने अच्छे से करने में आपको मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता, ठीक है। तो आ जाते हैं एक बार मेन टॉपिक पे कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्लास 9 में आपने अनग्रुप्ड डाटा के लिए अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया, मीन मीडियन मोड निकालना, वो किसके लिए बताया, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मैंने आपको क्या निकालना सिखाया, मीन, मीडियन और क्या, मोड निकालना सिखाया। बट क्लास 10 में बट क्लास 10 में हम लोग मीन निकालना सीखेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे, ठीक है, और मोड निकालना सीखेंगे, किसके लिए बच्चों, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पे बात करूंगा कि कैसे हम मीन फाइंड करेंगे, कैसे मीडियन फाइंड करेंगे और कैसे मोड फाइंड करेंगे।